हेलो फ्रेंड्स। डाइटिंग करने की और वजन कम करने की बहुत सारी पद्धतियाँ होती हैं, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती है, बहुत सारे तरह के लोग तरीके आजमाते हैं। लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिसमें आप ऐसा करते हो कि कुछ घंटे का फास्ट करते हो, यानी 12 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे तक उपवास करते हो, जिसमें आप सिर्फ पानी पीते हो और कुछ नहीं खाते हो, जिसे हम इंटरमिटेंट फास्टिंग टेक्निक फॉर वेट लॉस बोलते हैं। ये टेक्निक बाकी टेक्निक्स के कंपैरिजन में ज़्यादा सक्सेसफुल क्यों है? अब मान लीजिए आप एक सिंपल डाइटिंग स्ट्रैटेजी कर रहे हो, जिसमें आप दिन भर में कैलोरी को गिन गिन कर अगर आप 500-600 कैलोरी खा रहे हो, वहीं आप इंटरमिटेंट स्ट्रैटेजी करके फास्टिंग को आप लगभग उतनी ही अगर कैलोरी खा रहे हो, तो आपको ज़्यादा सक्सेस इंटरमिटेंट फास्टिंग वाली टेक्निक में मिलेगा। ये आज समझने का कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों है और क्यों आज की डेट में इंटरमिटेंट फास्टिंग टेक्निक को सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल फास्टिंग की स्ट्रैटेजी माना जा रहा है और सबसे अच्छे रिजल्ट्स इसमें देखे जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स इसमें देखे जा रहे हैं, जो कि किसी भी और डाइटिंग की स्ट्रैटेजी या फास्टिंग की स्ट्रैटेजी से ज़्यादा बेटर है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, उन्हें रिक्वेस्ट करूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें और उनका हमारे चैनल पर वेलकम है। सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग को मैनेज और मेंटेन करना काफ़ी सिंपल है। टाइम के हिसाब से आप उसको मैनेज कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 8 बजे खाना खाया तो 12 घंटे की फास्टिंग में अगले दिन सुबह 8 बजे खाना खाना है, 7 बजे खाए तो अगले दिन सुबह 7 बजे खाना है, अगर आप 12 घंटे का मेंटेन कर रहे हो। तो किसी भी व्यक्ति जिसका कोई भी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो, भले वो बहुत एजुकेटेड हो नहीं हो, बहुत ज़्यादा टेक सैवी हो नहीं हो, लेकिन वो इस सिंपल स्ट्रैटेजी को समझ सकता है, जिसमें उसको हर चीज़ों का कैलोरी काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें होता क्या है कि नॉर्मली कैलोरी काउंटिंग में क्या होता है, एक चाय पी उसका कैलोरी लिखे, एक खाना खाए उसका कैलोरी लिखे, एक रोटी खाए उसका कैलोरी लिखे, एक मिठाई खाए उसका कैलोरी लिखे। हर चीज़ का बैठ बैठ के आपको कैलोरी कैलकुलेशन करना पड़ता है, जो कि अपने आप में काफ़ी कम्बरसम है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और उसमें बहुत बार गलती होती है। मैं खुद कई बार करके देख चुका हूँ। आप दिन भर में काफ़ी चीज़ें ऐसी है जो भूल जाते हो और आप कैलोरी की लिस्ट में लिखना भूल जाते हो और कईयों में गलत काउंटिंग भी हो जाती है, क्योंकि सिंपल अवेलेबल जो चीज़ें हैं वो आपको जो लिस्ट है वो प्रॉपर आपको गाइडेंस नहीं देती कि आप उस पर्टिकुलर चीज़ में कितनी कैलोरी एक्सपेक्ट करते हो। एक पर्टिकुलर सब्जी को या एक पर्टिकुलर स्वीट डिश को या एक पर्टिकुलर स्नैक को बहुत तरीके से बनाया जा सकता है। उसमें कितना ऑयल डल रहा है, कितना उसमें वेजिटेबल्स डल रहे हैं, कितना उसमें हेल्दी और कितने अनहेल्दी चीज़ें डल रही हैं, उसके हिसाब से उसमें जो कैलोरीज है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ सकता है। आप एक सिंपल मिठाई को बहुत कम चीनी में भी बना सकते हो और बहुत ज़्यादा चीनी में बना सकते हो। एक पराठे को बहुत कम तेल में बना सकते हो और बहुत ज़्यादा तेल में बना सकते हो। एक पराठे की स्टफिंग बहुत कम भी कर सकते हो, बहुत ज़्यादा भी कर सकते हो। तो कैलोरी काउंटिंग में ये सारी चीज़ों को मैनेज और मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक किसी घर में एक पराठा बनेगा जिसमें 80 या 100 कैलोरी होगी और किसी दूसरे घर में एक पराठा बनेगा जिसमें 400-500 कैलोरी होगी। तो दोनों में आप कैसे कंपैरेटिव एनालिसिस करोगे कि जो 100 कैलोरी वाला पराठा है वो 500 कैलोरी वाला पराठा है, वो सेम तो नहीं है। 500 कैलोरी वाला आपने अगर 2 या 3 खा लिए तो आपका पूरे दिन भर का काम हो गया, और 100 कैलोरी वाला आप 2-3 खा सकते हो, 200-300 कैलोरी होगा। तो हर एक चीज़ को पकाने का या हर चीज़ों को कुक करने का या उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हो उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ सकता है, कितनी कैलोरी उसमें है और खासकर उसमें हम कितना ऑयल डाल रहे हैं, कितना फैट, कितना शुगर, कितना स्टफिंग कर रहे हैं, ये हमारी चीज़ों को पकाने के तरीकों को बहुत वेरी कर सकते हैं। अब अगर कोई चीज़ को आप माइक्रोवेव में बनाते हैं या कोई चीज़ को आप एयर फ्राई करके बनाते हैं तो उसमें कैलोरी बहुत कम लगेगी। वहीं कोई चीज़ को आप डीप फ्राई करके बना रहे हैं तो बहुत ज़्यादा कैलोरी लगेगी। फॉर एग्जाम्पल एक पॉपकॉर्न है, पॉपकॉर्न अगर आप एयर फ्राई करके बना रहे हो तो उसमें ऊपर से तेल नहीं डाल रहे हो, बहुत कम कैलोरी लगेगी। वहीं उसको तेल में फ्राई करके आप बना रहे हो, उसको ढक के पैन में बना रहे हो जहाँ पूरा बहुत ज़्यादा तेल लगता है। जो ये पैकेट्स वगैरह में आते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा तेल होता है, एक्टू है, इस तरह के पॉपकॉर्न्स वगैरह में काफ़ी ज़्यादा ऑयल होता है, तो आप उसको डाल के बनाओगे तो बहुत कैलोरी हो जाएगी। तो दोनों को आप कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए कैलोरी काउंटिंग कई बार गलत हो जाती है। हम उसमें बहुत बार मिस्टेक कर जाते हैं और एट द एंड ऑफ द डे हम जब कैलोरी काउंटिंग लेके बैठते हैं तो सारे इक्वेशन गड़बड़ा जाते हैं। महीने के एंड में रिजल्ट नहीं मिलते और एक महीने में हम बोर हो जाते हैं कि भाई ये अब काम नहीं हो पाएगा, हो गया बहुत गिनती, दिन भर कॉपी किताब लेके बैठे हुए हैं कि क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे, फिर भी फ़ायदा नहीं हो रहा। फ़ायदा इसीलिए नहीं होता है कि आधे से ज़्यादा बार किए गए हमारे हिसाब जो है वो पूरी तरह से गलत हो जाते हैं और हम कितना एक्सरसाइज कर रहे हैं, कितना हम कैलोरी उसमें जला रहे हैं, उसमें बहुत फ़र्क होता है। अब मान लीजिए हमने वॉकिंग के बारे में कैलोरी का डिस्कशन किया कि वॉकिंग में इतनी कैलोरी होती है, स्लो वॉकिंग में थोड़ी होगी, उससे फास्ट करेंगे तो और ज़्यादा होगी, उससे और फास्ट करेंगे तो और ज़्यादा होगी, रनिंग में थोड़ी होगी और फास्ट रनिंग करेंगे तो और ज़्यादा होगी, और बहुत ब्रिस्क रनिंग करेंगे तो और ज़्यादा होगी। अगर हम पुशअप्स भी कर रहे हैं तो पर्टिकुलर अपने 1 मिनट में अगर किसी ने 10 पुशअप किए तो कम कैलोरी जलेगी, वहीं किसी ने अगर 50 पुशअप्स किए या कोई और जिम की एक्सरसाइज का रेपिटेशन किसी ने 10 की और किसी ने 50 किए,
तो ये सब चीज़ों में बहुत फ़र्क पड़ जाता है कि 1 घंटे में आपने कितनी कैलोरी जलाई, कितनी नहीं। इसका एक्यूरेट हिसाब रख पाना बहुत मुश्किल है और दिन भर कॉपी किताब लेके बैठ पाना वज़न रिडक्शन करने के लिए ये भी प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। यही कारण है कि जो कैलोरी काउंटिंग वाला जो स्ट्रैटेजी है वो ज़्यादातर फेल हो जाता है और इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपको सिर्फ टाइम टू टाइम देखना है, उतनी कैलोरी काउंटिंग नहीं कर रही है। 8 बजे मतलब 8 बजे, 7 बजे मतलब 7 बजे, तो टाइम ट्रिगर्ड रिस्पॉन्स आपका होता है रादर देन कैलोरी काउंटिंग रिस्पॉन्स, इसलिए ये ज़्यादा सक्सेसफुल है। इसके अलावा जो इंटरमिटेंट फास्टिंग टेक्निक है उसमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि बॉडी अपने फैट को जलाए। नॉर्मली जब हम कोई और कैलोरी रिस्ट्रिक्शन टेक्निक या ऐसा कुछ भी करते हैं तो बॉडी अपने फैट को नहीं जलाना चाहती। सबसे पहले बॉडी अपने कार्बोहाइड्रेट को जलाती है, अपने ग्लूकोज लेवल्स को खत्म करती है, ब्लड वगैरह में जितना ग्लूकोज होता है उनको यूटिलाइज करती है, फिर लिवर के पास जाके ग्लाइकोजन को यूज करती है, उसके बाद लास्ट में वो फैट पर जाती है। फैट को एक तरह से बॉडी उस तरह से संभाल के रखती है जैसे हम कोई तिजोरी में गोल्ड को छुपा के रखते हैं कि भाई ये किसी दिन काम आएगा जब बहुत क्राइसिस हो जाएगी। हम सबसे पहले घर पर अगर पैसे का प्रॉब्लम होता है तो अलमारी में रखा हुआ पैसा, पर्स में रखा हुआ पैसा, जेब में रखा हुआ पैसा, उनको ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं। लास्ट में ही हम जाते हैं तिजोरी पर और तभी उसको निकालते हैं। लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग में जब आप कई घंटे तक फास्टिंग करते हो तो आपकी बॉडी मजबूर हो जाती है कि कई घंटे तक कोई कैलोरी नहीं मिलती, आपको एक चाय भी नहीं मिलेगी उस दौरान, तो आपकी बॉडी एक तरह से मजबूर हो जाएगी कि वो उस टाइम पे फैट को बर्न करे। तो आपके फैट का यूटिलाइजेशन होने का चांस उस दिन भर में कंपैरेटिवली ज़्यादा है और दूसरा इसको मेंटेन करना भी कंपैरेटिवली ईजी है। तो उतना ज़्यादा आपको ब्रेन के सिग्नल्स बार बार भूख के नहीं लगेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान जितना आपको रेगुलर कैलोरी रिस्ट्रिक्शन में लगेगा, क्योंकि बॉडी अपना फैट बर्न करना नहीं चाहेगी, बार बार ब्रेन को मैसेज भेजेगी कि और खाओ और खाओ, तो आपको भूख लगती रहेगी। लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग में बॉडी को पता है कि हाँ अभी 8 बजे खाया, अब अगला 8 बजे ही खाना है, टाइम ट्रिगर्ड है, तो ज़्यादा चांसेस है कि आपका ब्रेन अपने आप को समझा पाए और उस दौरान कुछ ना खाए। तो कंपेरेटिवली सक्सेस रेशियो इंटरमिटेंट फास्टिंग में ज़्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट में। बॉडी अपना फैट को जो जलाएगी वो इंटरमिटेंट फास्टिंग में ज़्यादा चांसेस है एज कम्पेयर टू रेगुलर फास्टिंग। और हाँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग जब आप और घंटे की करते हो, यानी 12 घंटे के बदले 14 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे, उतने घंटे की फास्टिंग जब आप करने लगते हो तो रिजल्ट्स और बेटर होते जाते हैं। टाइम के हिसाब से आप इसको मॉड्यूलेट कर सकते हो। इसके अलावा जो आपका सस्टेनेबिलिटी है इंटरमिटेंट फास्टिंग की वो ज़्यादा अच्छी है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में कैलोरी काउंटिंग में टेक्निक की वजह से जो आपका वेट रिडक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। फाइनली 1 आध महीने में आप बोर हो जाते हो और कर नहीं पाते, जबकि इंटरमिटेंट फास्टिंग धीरे धीरे करके एक आदत बन जाती है। इंडिया में बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, खासकर जैन फैमिलीज वगैरह में, जहाँ सूरज डूबने से पहले खाना खा लेते हैं फिर कुछ नहीं खाता और उनकी आदत है। वो उनको ऐसा नहीं होता कि उसके बाद उनको भूख लगती है, उनको भूख ही लगना बंद हो जाती है क्योंकि ये उनकी आदत में आ जाता है। तो ये चीज़ों को लंबे समय तक सस्टेन करना ज़्यादा आसान है। और एज कम्पेयर आप किसी व्यक्ति को बोलोगे कि ज़िंदगी भर आपको हर एक कैलोरी को काउंट करना है और हर एक कैलोरी का हिसाब रखना है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है इसको मेंटेन करना, क्योंकि उतना हिसाब किताब मेंटेन करना ज़्यादातर लोगों को ज़िंदगी भर मुश्किल पड़ता है, आदत उसकी पड़ना मुश्किल होता है एज कम्पेयर जो इंटरमिटेंट फास्टिंग में लोग धीरे धीरे करके इसको अडॉप्ट कर लेते हैं। इनफैक्ट स्टडीज़ ने शो किया गया है कि आपको भूख भी जो लगेगी वो पहले 10 दिन ही ज़्यादा लगेगी, उसके बाद आपको भूख कंपैरेटिवली कम हो जाएगी, तो आप उसके बाद ज़्यादा इजीली मैनेज कर पाओगे फास्टिंग को एज कम्पेयर्ड वो व्यक्ति है जो कैलोरी काउंटिंग की या दूसरी फास्टिंग स्ट्रैटेजीज पर जा रहा है। इसके अलावा इंटरमिटेंट फास्टिंग के और भी बहुत स्ट्रैटेजीज वाइज बेनिफिट है। इसमें आपकी बॉडी में जो खराब सेल्स हैं वो खत्म होते हैं, आपके ब्रेन का फंक्शनिंग बेटर होता है, बॉडी में कीटोन बॉडीज ज़्यादा बनते हैं, कीटोसिस ज़्यादा होता है, उससे ब्रेन का फंक्शनिंग बेटर होता है, स्टेम सेल्स नए बनते हैं तो आपकी बीमार सेल्स को वो खत्म करते हैं, तो सेल्स रिन्यूअल होता है, एंटी एजिंग का जैसा वो काम करता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग के और डिफरेंट और क्या क्या बेनिफिट्स है उस पर ऑलरेडी हमने डिटेल वीडियो किया है। ये आपको बहुत ज़्यादा इनडायरेक्ट बेनिफिट्स भी देता है और कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ ये सारे कंट्रोल में, ब्लॉकेजेस और हार्ट अटैक के रिडक्शन में भी और बॉडी के सूजन को कम करने में भी मदद करता है, जो कि सिंपल कैलोरी रिस्ट्रिक्शन में आपको उतना ज़्यादा नहीं मिलता है। वहाँ जो भी आपको बेनिफिट मिलता है वो वजन कम होगा उसके बाद ही मिलेगा, उससे पहले आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। टेक्निक वाइज आपको ऐसा कोई बॉडी का बेनिफिट नहीं है कि बॉडी का हीलिंग सिस्टम एक्टिवेट हो जाए, जो कि इंटरमिटेंट फास्टिंग में होता है। इसके अलावा अपने एपेटाइट को और अपनी भूख और अपनी सैटिस्फैक्शन को कंट्रोल करना व्यक्ति के लिए ज़्यादा आसान है जब वो टाइम डिपेंडेंट वे में करता है एज कम्पेयर अगर कोई व्यक्ति दिन भर कैलोरी काउंट करेगा तो कितना खा रहा है, क्या खा रहा है, अपनी भूख को प्रॉपर मैनेज करना, कब उसने क्या खाया और 3 दिन पहले क्या खाया था और 3 दिन बाद क्या खाएगा, ये सारे चीज़ों को डेली बेसिस पे हिसाब रखना और मैनेज करना व्यक्ति को मुश्किल पड़ता है, लोग ज़्यादातर नहीं कर पाते हैं। लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्योंकि ये टाइम ट्रिगर्ड है तो अपनी भूख को शांत करना और अपने कब खाना कब नहीं खाना इस रिस्पॉन्स को प्रॉपरली मैनेज करना ज़्यादा ईजी पड़ता है। इसके अलावा इंटरमिटेंट फास्टिंग की सोशल एक्सेप्टेबिलिटी भी ज़्यादा है। आप इसमें
रात को 8 बजे खाए उसके बाद सुबह नहीं खाए, तो उसमें आपको सोसाइटी में इधर उधर बहुत ज़्यादा ये नहीं दिखाना पड़ता कि आप कैलोरी रिस्ट्रिक्शन कर रहे हैं। जबकि आप अगर कैलोरी रिस्ट्रिक्शन वाली डाइट पे हैं तो हर जगह आप जाओगे, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं खा सकता, मैं वो नहीं खा सकता। इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप कंपेरेटिवली जब आपका फीडिंग विंडो है या खाने का विंडो है उस टाइम आप ज़्यादा खा सकते हो, नॉर्मल खाना भी खा सकते हो और आपको फिर भी वजन लॉस होगा। हाँ, ये है कि जो आपका फास्टिंग वाला टाइम है उस टाइम पे आपको कुछ नहीं खाना है, वो आपको मैनेज करना है। सोशल एक्सेप्टेबिलिटी या कल्चरल एक्सेप्टेबिलिटी कंपेरेटिवली जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सिंपल कैलोरी रिस्ट्रिक्शन की। इसके अलावा आप कैलोरी रिस्ट्रिक्शन जब करते हैं तो माइंड बार बार उसमें फोकस करता है, तो आपका काम पर कॉन्सेंट्रेट करना ज़्यादा मुश्किल पड़ता है। आपका दिमाग थोड़ा कंफ्यूज होना, इरिटेट होना, ये सब बढ़ता है अगर आप कैलोरी रिस्ट्रिक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। जबकि इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्योंकि बॉडी में कीटोसिस होता है, बॉडी में कीटोन बॉडीज बनते हैं, तो दिमाग उल्टा और ज़्यादा शार्प होता है और आप ज़्यादा एक्यूरेटली चीज़ें कर पाते हो। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में मेंटल क्लैरिटी आपकी बेटर होती है एज कम्पेयर टू रेगुलर टेक्निक के अलावा। इसके अलावा इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपका मील प्लान करना भी थोड़ा ईजी है, क्योंकि आपको खाने में क्या खाना है और क्या नहीं उस पर इतनी माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको कोशिश ये करनी है कि हेल्दी खाना खाना है। लेकिन कैलोरी काउंटिंग में तो हर चीज़ों का कैलोरी काउंट करते बैठे रहना और हर चीज़ को कैलोरी के हिसाब से बनाना, ये खा सकते ये नहीं खा सकते, हर चीज़ों की कैलोरी को याद रखना, ये अपने आप में काफ़ी डिफिकल्ट काम है। इसके अलावा इंटरमिटेंट फास्टिंग से आपके हार्मोन बैलेंस भी थोड़े बेटर रहते हैं। बॉडी के जो फैट संबंधित हार्मोन है जैसे ग्रेलिन और लेप्टिन, जो फैट मेटाबॉलिज्म और आपकी भूख और वेट लॉस को मैनेज करते हैं, इनको भी बेटर मैनेज किया जा सकता है इंटरमिटेंट फास्टिंग द्वारा किसी और फास्टिंग टेक्निक के बदले। इसके अलावा कैलोरी रिस्ट्रिक्शन और इंटरमिटेंट फास्टिंग में एक और बड़ा डिफरेंस ये है कि बॉडी इंटरमिटेंट फास्टिंग में धीरे धीरे करके खुद को अडाप्ट कर लेती है और उस टाइम आपको भूख कंपेरेटिवली कम लगेगी। इसके अलावा इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपको धीरे धीरे करके बॉडी का एनर्जी करेंसी जो है वो फैट की तरफ ज़्यादा शिफ्ट होने लगता है। बॉडी काफ़ी ईजिली फैट को यूटिलाइज करने लग जाती है बाकी फास्टिंग्स के बदले। इसमें मान लीजिए जो मैंने एग्जांपल दिया था कि आप तिजोरी का पैसा लास्ट में यूटिलाइज करते हो, मान लीजिए वो तिजोरी आपने घर के बेडरूम में रख ली और हर रोज आप उसमें थोड़ा बहुत पैसा निकालना चालू कर दिया, तो बाद में जो मन का रेजिस्टेंस होता है कि नहीं वो तिजोरी को अपन को 10 साल 20 साल संभाल के रखना है, बाद में निकालेंगे। या मान लीजिए एक फिक्स डिपॉजिट की अगर हम बात करें कि फिक्स डिपॉजिट को हम छोड़ देते हैं कि 10-20 साल बाद निकालेंगे, वहीं अगर हम उससे डे टू डे बेसिस पे एक्सचेंज करने लग जाते हैं, डे टू डे बेसिस पे अगर हम वो तिजोरी को या फिक्स डिपॉजिट को या उस अकाउंट को यूज़ करना चालू कर देते हैं, तो फिर वो आदत में आ जाता है और फिर हमको उतना ज़्यादा हेजिटेशन नहीं होता कि भाई उसको 10 साल बाद ही निकालना, अभी नहीं निकालना। वो मन में जो रेजिस्टेंस होता है उसको अडाप्ट करने का वो चला जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आपका बॉडी अडाप्ट हो जाएगा और धीरे धीरे करके फैट को बहुत जल्दी यूटिलाइज करने लगेगा। बाकी किसी भी टेक्निक में बॉडी सबसे पहले आप पे यही प्रेशर करेगी कि नहीं ग्लूकोज को यूटिलाइज करो, फिर ग्लाइकोजन आएगा, लास्ट में फैट आएगा। लेकिन इसमें कंपेरेटिवली बॉडी धीरे धीरे आदत में आ जाती है और जल्दी फैट को यूटिलाइज करने लगती है। इसके अलावा आपकी लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के बेनिफिट्स कंपैरेटिवली इंटरमिटेंट फास्टिंग में बेटर है, क्योंकि आपकी एंटी एजिंग प्रोसेस है, इसमें आपके बैड सेल्स को खत्म करता है, आपके हार्ट अटैक लगभग और इस तरह के कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स के रिस्क को कम करता है। तो ओवरऑल सर्वाइवल के बेनिफिट्स ज़्यादा है उन लोगों में जो इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं एज कम्पेयर टू दूसरी फास्टिंग स्ट्रैटेजीज। तो आज हमने बात करी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग स्ट्रैटेजी क्यों ज़्यादा बेटर है बाकी फास्टिंग स्ट्रैटेजीज की बदले और क्यों इसमें ज़्यादा सक्सेस होने का चांस है दूसरी स्ट्रैटेजीज और खासकर कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड स्ट्रैटेजी के बदले इसमें क्यों इतना ज़्यादा फायदा मिलता है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।